मुंबई की सड़कों पर रात का अंधेरा गहरा रहा था। शहर की धड़कन तेज थी, लेकिन अपराधियों के दिलों में डर का साया था, क्योंकि शहर में एक नाम गूंज रहा था, दया नायक। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन भी कांप जाते थे। 1995 की वो शाम याद है, जब दया नायक ने पहली बार मुंबई पुलिस की वर्दी पहनी थी। कर्नाटक के एक छोटे से गांव का यह लड़का जानता भी नहीं था कि आने वाले वर्षों में वह मुंबई के सबसे खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनेगा। जुहू पुलिस स्टेशन में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी, और यहीं से शुरू हुआ था एक ऐसा सफर जो मुंबई के आपराधिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन दिनों मुंबई में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के गैंग का आतंक चरम पर था। एक्सटॉर्शन, हत्या, धमकी, ये सब आम बात हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिल्डर्स तक सभी इन गैंग्स के डर में जी रहे थे। पुलिस के पास भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी कुछ साहसी पुलिस वालों ने तय किया कि अब बस हो गया, अब सीधा मुकाबला करना होगा। 31 दिसंबर 1996 की वो रात थी जब दया नायक का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। नए साल की पूर्व संध्या पर जब पूरा शहर जश्न मनाने की तैयारी में था, तब जुहू के एक होटल के पास एक खतरनाक खेल चल रहा था। छोटा राजन गैंग के 2 शूटर होटल से हफ्ता वसूल करने आए थे। वे समझते थे कि यह एक आसान काम है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दया नायक और उसकी टीम उनका इंतजार कर रही है। रात के अंधेरे में जब ये गुंडे होटल के पास पहुंचे, तो अचानक चारों तरफ से पुलिस की आवाज गूंजी। गोलियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। धुआं, आग, चीखें, सब कुछ फिल्म के एक्शन सीन की तरह था, लेकिन यह हकीकत थी। जब धुआं छंटा तो 2 लाशें जमीन पर पड़ी थीं। दया नायक का पहला एनकाउंटर पूरा हो चुका था। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। इस एनकाउंटर की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में हेडलाइंस थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जन्म। दया नायक रातों रात एक हीरो बन गया था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में इसकी प्रतिक्रिया अलग थी। छोटा राजन और उसके साथी समझ गए थे कि अब मुंबई पुलिस में कोई है जो उनसे डरता नहीं है। 1997 आते आते दया नायक का नाम मुंबई के हर घर में पहुंच गया था, लेकिन इसी साल उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। फिर से जुहू के इलाके में छोटा राजन गैंग के कुछ शूटर्स की मौजूदगी की खबर मिली। दया नायक और उसकी टीम तैयार हुई, लेकिन इस बार सामने वाले भी तैयार थे। गोलीबारी शुरू हुई तो लगा जैसे जंग छिड़ गई हो। आसमान में चमकती गोलियां, टूटते शीशे और हवा में गूंजती चीखें। अचानक दया नायक को लगा जैसे कोई तेज चाकू उसके सीने में घुस गया हो। वह गोली खाकर गिर पड़ा। उसके साथी चीखे, सर को गोली लगी है। लेकिन दया नायक हार मानने वाला नहीं था। खून से लथपथ होकर भी वह लड़ता रहा। जब तक आखिरी गुंडा नहीं मारा गया, वह नहीं रुका। अस्पताल में जब दया नायक होश में आया, तो डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है कि आप बच गए। इस घटना के बाद दया नायक का रुतबा और भी बढ़ गया। अब वह सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि एक किंवदंती बन चुका था। 1998 और 1999 के सालों में दया नायक का आतंक चरम पर था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के शूटर्स एक के बाद एक मारे जा रहे थे। अंधेरी, मलाड, गोरेगांव, मुंबई के हर कोने में एनकाउंटर हो रहे थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स और बिल्डर्स अब चैन की सांस ले रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि दया नायक उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। हर एनकाउंटर एक फिल्म की तरह था। रात के अंधेरे में छुप छुप कर चलने वाला खेल, अचानक से आती पुलिस की आवाज, गोलियों की बारिश और फिर सन्नाटा। कभी कभी दया नायक खुद भी सोचता था कि क्या वह सही कर रहा है, लेकिन जब वह उन लोगों के चेहरों पर खुशी देखता था जो अब डर से मुक्त हो गए थे, तो उसे अपना जवाब मिल जाता था। 2000 और 2001 के सालों में दया नायक क्राइम ब्रांच का चेहरा बन चुका था। छोटा राजन गैंग के शूटर्स की लिस्ट छोटी होती जा रही थी।
हर महीने कोई न कोई एनकाउंटर होता था। पश्चिमी उपनगरों में दया नायक का नाम एक सुरक्षा की गारंटी बन गया था। लोग कहते थे कि जहां दया नायक है वहां कोई गुंडा आने की हिम्मत नहीं करता। 2002 और 2003 के साल दया नायक के करियर के सुनहरे दौर थे। बांद्रा और गोरेगांव में लगातार एनकाउंटर हो रहे थे। एक्सटॉर्शन रैकेट को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशंस में दया नायक हमेशा आगे रहता था। उसका तरीका सरल था, कोई समझौता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ न्याय। एक रात की बात है जब दया नायक को पता चला कि कुछ शूटर्स बांद्रा के एक कॉम्प्लेक्स में छुप रहे हैं। वे वहां से किसी बिल्डर को फोन करके धमकी दे रहे थे। दया ने अपनी टीम को तुरंत तैयार कर लिया। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, दया और उसकी टीम उस बिल्डिंग को घेर चुकी थी। पुलिस है, हथियार डालकर बाहर निकलो। दया की आवाज में वह ठंडक थी जो तूफान से पहले आती है। अंदर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। दया ने अपने साथियों को इशारा किया और वे सब अलग अलग दिशाओं से बिल्डिंग में घुसने लगे। ये एक शतरंज का खेल था जहां हर चाल मौत और जिंदगी का फैसला करती थी। आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया था। 3 शूटर्स मारे गए थे और एक्सटॉर्शन का एक और रैकेट बंद हो गया था। अगली सुबह अखबारों में फिर से हेडलाइंस थी, दया नायक का एक और कारनामा। लेकिन 2004 का साल दया नायक के लिए अलग था। मलाड के एवरशाइन नगर में उसका आखिरी एनकाउंटर होने वाला था। छोटा राजन का एक स्थानीय सहायक वहां छुप रहा था। यह आदमी कई हत्याओं में शामिल था और कई महीनों से पुलिस की नजरों से बचकर भाग रहा था। दया नायक जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं होगा। उस गुंडे के पास अच्छे हथियार थे और वह एक अनुभवी शूटर था। लेकिन दया भी अब तक 80 से ज्यादा एनकाउंटर्स कर चुका था। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। शाम का समय था जब दया और उसकी टीम मलाड पहुंची। पूरा इलाका घेर लिया गया। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। अब सिर्फ 2 योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कानून का रक्षक दया नायक, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक शूटर। पहली गोली शूटर की तरफ से आई। दया ने तुरंत कवर लिया और अपनी रिवॉल्वर निकाली। वह जानता था कि इस आखिरी बार उसे अपने हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोलियों का आदान प्रदान चालू हो गया। हवा में धुआं भर गया था और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दया नायक खड़ा था और उसके सामने शूटर की लाश पड़ी थी। यह उसका आखिरी एनकाउंटर था। इसके बाद वह कभी अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। दया नायक सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, वह एक इंसान भी था जिसका दिल दूसरों के लिए धड़कता था। अपनी तनख्वाह से उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया था। लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे थे क्योंकि वह अमीर गुंडों से लड़कर गरीबों की मदद करता था। हॉलीवुड और बॉलीवुड में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स पर फिल्में बनी। 2002 में नाना पाटेकर की फिल्म अब तक 56 आई, जो दया नायक और उसके जैसे पुलिस वालों से प्रेरित थी। फिल्म में जो जुनून और समर्पण दिखाया गया था वह दया नायक की हकीकत थी। लेकिन जीवन में हमेशा खुशियां नहीं होती। 2006 में दया नायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुंबई पुलिस के लिए एक काला दिन था। वही आदमी जिसने शहर को सुरक्षित बनाया था अब खुद मुसीबत में था। कई साल तक वह निलंबित रहा। 2012 में वह बरी हो गया और दोबारा ड्यूटी पर आ गया। लेकिन वे दिन अब वापस नहीं आने वाले थे। दया नायक की कहानी एक फिल्म स्क्रिप्ट की तरह है। एक गरीब गांव के लड़के का मुंबई के सबसे खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना, फिर शिखर पर पहुंचना और फिर गिरना। लेकिन इस कहानी का असली संदेश यह है कि कभी-कभी न्याय के लिए लड़ने वाले को भी कीमत चुकानी पड़ती है। आज भी जब मुंबई की सड़कों पर रात का अंधेरा छाता है तो पुराने लोग दया नायक की कहानियां सुनाते हैं। बताते हैं कि कैसे एक आदमी ने पूरे शहर को डर से मुक्त कराया था। बताते हैं कि कैसे 83 एनकाउंटर्स में उसने न्याय की जीत कराई थी। कुछ लोग कहते हैं कि दया नायक एक हीरो था। कुछ कहते हैं कि वह एक विवादास्पद शख्स था।
लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसने अपने समय में मुंबई को एक सुरक्षित शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि एक आम आदमी भी असाधारण काम कर सकता है अगर उसमें हिम्मत और सच्चाई हो। दया नायक के जीवन में एक और पहलू था जिसे कम ही लोग जानते थे। वह न केवल एक खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, बल्कि एक बेहतरीन जासूस और रणनीतिकार भी था। उसके पास अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों की जानकारी का एक विशाल नेटवर्क था। सूत्रधारों की उसकी फौज थी जो उसे हर खतरनाक अपराधी की हरकत की जानकारी देते रहते थे। 1999 की एक रात की बात है। दया को पता चला कि छोटा राजन खुद मुंबई आने वाला है। यह खबर तो बम के फटने जैसी थी। छोटा राजन, वह आदमी जिसके नाम से पूरा शहर कांपता था, अगर वह मुंबई आ जाए तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। दया ने तुरंत अपना पूरा नेटवर्क एक्टिव कर दिया। हर चौकी, हर नाका, हर सूत्रधार को अलर्ट कर दिया गया। रात भर का खेल चला। दया ने अपनी टीम को अलग अलग जगहों पर बिछा दिया था। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह नजर रखी जा रही थी। सुबह होते होते पता चला कि छोटा राजन ने अपना प्लान बदल दिया है और वह नहीं आया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में दया नायक की तैयारी और उसकी टीम वर्क की चर्चा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में होने लगी। दया नायक की सफलता का राज सिर्फ उसकी बहादुरी नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी थी। वह हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रहता था। उसने एक खुफिया तंत्र बनाया था जो दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी से कम नहीं था। टैक्सी ड्राइवर से लेकर होटल के वेटर तक सभी उसके कान और आंखें थे। 2000 के दशक की शुरुआत में जब मुंबई में बम धमाकों की आशंका बढ़ गई थी, तब दया नायक ने एक अलग ही भूमिका निभाई थी। उसे पता था कि दाऊद इब्राहिम के लोग कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं। एंटी एक्सटॉर्शन सेल में काम करते हुए उसने कई ऐसी साजिशों को नाकाम किया जिसकी जानकारी मीडिया को कभी नहीं दी गई। एक बार की बात है कि दाऊद के लोगों ने मुंबई के कई इमारतों में बम लगाने की योजना बनाई थी। दया नायक को अपने सूत्रों से यह जानकारी मिली, लेकिन समस्या यह थी कि उसे सिर्फ आधी जानकारी मिली थी। उसे पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन कहां और कब यह पता नहीं था। दया ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया। 3 दिन तक लगातार वे शहर की हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते रहे। चौथे दिन उन्हें सफलता मिली। डोंबिवली में एक छोटे से फ्लैट में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए। दया की टीम ने तुरंत उस इलाके को घेर लिया। जब वे उस फ्लैट में पहुंचे तो देखा कि वहां बम बनाने का सामान रखा हुआ था। 4 आतंकवादी वहां मौजूद थे। एनकाउंटर हुआ, सभी 4 मारे गए और मुंबई एक बड़ी त्रासदी से बच गई। लेकिन इस पूरी घटना को सीक्रेट रखा गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि पैनिक फैले। दया नायक का व्यक्तित्व बेहद दिलचस्प था। दिन में वह एक साधारण पुलिस वाला लगता था, सफेद शर्ट, काली पैंट और हमेशा गंभीर चेहरा। लेकिन रात होते ही वह बदल जाता था। काले कपड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथ में पिस्तौल, एक असली एक्शन हीरो। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी भी बिना तैयारी के किसी ऑपरेशन पर नहीं जाता था। हर एनकाउंटर से पहले वह घंटों प्लानिंग करता था। उसके पास हर गुंडे की पूरी फाइल होती थी, उसकी आदतें, उसके ठिकाने, उसके हथियार, सब कुछ। यही कारण था कि 83 एनकाउंटर्स में से एक भी असफल नहीं हुआ। दया नायक के पास एक खास पिस्तौल थी, एक रिवॉल्वर, जिसे वह अपना भाग्यशाली हथियार कहता था। कहा जाता है कि इस पिस्तौल से उसने 50 से ज्यादा अपराधियों को मारा था। ये पिस्तौल उसके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं थी, बल्कि न्याय का प्रतीक थी। 2001 में एक दिलचस्प घटना हुई थी। छोटा राजन के एक शूटर ने दया नायक को चुनौती दी थी। उसने एक अखबार में इंटरव्यू देकर कहा था कि वह दया नायक को मार देगा। ये खबर जब दया तक पहुंची तो वह मुस्कुराया था। उसने कहा था, जो मुझे मारने आएगा वही मर जाएगा। 1 हफ्ते बाद यही शूटर बांद्रा में एक होटल के पास मिला। एनकाउंटर हुआ और वह मारा गया।
लेकिन दया नायक ने बाद में प्रेस को बताया, मैं चुनौती स्वीकार करने नहीं गया था, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर वह समर्पण कर देता तो शायद वह जिंदा होता। दया नायक की निजी जिंदगी भी दिलचस्प थी। शादी के बाद उसकी पत्नी को हमेशा डर रहता था। हर रात जब वह काम पर जाता था तो पत्नी को नहीं पता होता कि वह वापस आएगा या नहीं। कई बार तो वह रात में 2-3 बजे खून से लथपथ घर आता था। एक बार की बात है कि दया घर आया तो उसकी शर्ट में गोली का निशान था। पत्नी रोने लगी। दया ने उसे समझाया, ये गोली मुझे लगी नहीं, बस कपड़े को छूकर निकल गई। लेकिन पत्नी जानती थी कि हर रात मौत उसके पति के साथ खेल खेलती है। दया नायक के बच्चे भी उसकी नौकरी से परेशान थे। स्कूल में दूसरे बच्चे उनसे पूछते थे, तुम्हारे पापा कितने लोगों को मारते हैं? यह सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता था। दया को यह बात पता थी, इसलिए वह अपने बच्चों को समझाता था कि वह बुरे लोगों से अच्छे लोगों को बचाता है। 2003 में दया नायक की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे मालूम चला कि कुछ पुलिस वाले भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी उसे तोड़ देती थी। जिस सिस्टम के लिए वह लड़ रहा था उसी में कुछ लोग गद्दार थे। लेकिन दया हार मानने वाला नहीं था। उसने इन भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ दी। कई बार उसे अपने ही साथियों से खतरा महसूस होता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। दया नायक का एक और दिलचस्प पहलू यह था कि वह हमेशा अपने शत्रुओं को मौका देता था। एनकाउंटर से पहले वह हमेशा चिल्लाकर कहता था, हथियार डालकर सरेंडर कर दो वरना गोली चलानी पड़ेगी। अगर कोई समर्पण कर देता तो वह उसे नहीं मारता था। 2004 के बाद जब दया ने एक्टिव एनकाउंटर्स बंद कर दिए तो उसने अपना फोकस ट्रेनिंग पर लगाया। वह नए पुलिस वालों को सिखाता था कि कैसे एनकाउंटर किया जाता है, कैसे अपनी और आम लोगों की सुरक्षा की जाती है। उसके ट्रेनिंग सेशंस बहुत फेमस हो गए थे। पूरे महाराष्ट्र से पुलिस वाले दया नायक से सीखने आते थे। वह उन्हें बताता था कि एनकाउंटर कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। गलत आदमी को मारना उतना ही बुरा है जितना सही आदमी को छोड़ देना। दया नायक की लोकप्रियता सिर्फ पुलिस में नहीं बल्कि आम लोगों में भी बहुत थी। मुंबई की सड़कों पर जब वह निकलता था तो लोग उसे हीरो की तरह देखते थे। छोटे बच्चे उसके पास आकर ऑटोग्राफ मांगते थे। दुकानदार उसे मुफ्त में चाय नाश्ता देते थे। लेकिन इस लोकप्रियता की एक कीमत भी थी। दया नायक को हमेशा खतरा रहता था। अंडरवर्ल्ड की तरफ से उस पर कई बार हमले हुए। उसकी गाड़ी में बम लगाने की कोशिश की गई। उसके घर पर फायरिंग हुई, लेकिन हर बार वह बच निकला। 2005 में एक बड़ी घटना हुई। दया नायक को पता चला कि उस पर एक बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम ने दुबई से सुपारी दी थी, 50 लाख रुपए दया नायक को मारने के लिए। ये जानकारी मिलते ही दया ने अपनी सिक्योरिटी बढ़वा ली। एक रात जब वह घर जा रहा था तो अचानक 3 मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के पास आईं। सब पर हथियारधारी सवार थे। दया ने तुरंत समझ लिया कि यह हमला है। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और साथ ही रेडियो पर बैकअप मांगा। चेज शुरू हो गई। मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां, गोलियों की आवाज और सायरन की आवाज। यह दृश्य किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। आखिर में दया के बैकअप की टीम पहुंची और हमलावर भाग गए, लेकिन एक हमलावर पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि यह दुबई से आई सुपारी थी। इस घटना के बाद दया नायक को एहसास हुआ कि अब खेल बदल गया है। अब सिर्फ छोटे मोटे गुंडे नहीं बल्कि बड़े डॉन भी उसे निशाना बना रहे हैं। लेकिन इससे उसका हौसला नहीं टूटा। उसने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं मुंबई में कोई डॉन सुकून से नहीं सो सकता। दया नायक का नाम मुंबई पुलिस के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। वह एक ऐसा योद्धा था जो डर नहीं जानता था। एक ऐसा पुलिस वाला था जो न्याय के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता था। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी कि कैसे एक व्यक्ति अकेले ही पूरे सिस्टम को बदल सकता है। मुंबई की वे रातें अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन दया नायक का साहस और समर्पण आज भी प्रासंगिक है। उसकी कहानी सिर्फ एनकाउंटर्स की कहानी नहीं है,
बल्कि एक आदमी की कहानी है जिसने सही और गलत के बीच में अपनी लड़ाई लड़ी और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।